चलो एलसीआर के बाद आ जाओ अब नेक्स्ट। जो हम लोगों ने एलसीआर और एलआर के लिए फेज डिफरेंस फाइंड किया था tan फाई। देखो tan फाई का वैल्यू क्या था, सब लोग चेक करो। एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर था, यही था tan फाई का वैल्यू। एक्सएल को ओमेगा एल लिखा, एक्सी को 1/ओमेगा सी। ठीक है, अब आ जाओ एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में tan फाई का वैल्यू यही था, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, जिसको हम लोगों ने ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी बाई आर लिखा। ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ा रखा। तो पहला कंडीशन देख लो किस पर tan का वैल्यू डिपेंड करता है। तो पहला कंडीशन यदि हम एज्यूम कर लें कि एक्सएल लार्जर देन एक्सी, इसका मतलब ओमेगा एल ग्रेटर देन 1/ओमेगा सी। तो ये जब क्वांटिटी लार्जर होगा ओमेगा एल 1/ओमेगा सी से, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगा। और tan का वैल्यू पॉजिटिव होता फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम तो यहां पर फाई का वैल्यू जो ले रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, इसका मतलब फाई पॉजिटिव हो गया। तो फाई पॉजिटिव का मतलब tan फाई पॉजिटिव। तो tan फाई पॉजिटिव क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब ये पूरे डिवाइस में या पूरे कॉम्बिनेशन में ये सर्किट का वैल्यू ज्यादा है, मतलब इंडक्टेंस का वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब इंडक्टेंस डोमिनेट करेगा। इसको हम लोग कहेंगे डोमिनेटेड इंडक्टिव सर्किट। इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा, नोमेनक्लेचर भी उसी के अकॉर्डिंग है कि करंट पीछे हो गया तो एलसीआर सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन बिल्कुल tan फाई पर ही है, एकदम मैथमेटिकल पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम एक्सएल लेस देन एक्सी कर दें, मतलब एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो क्या होगा tan फाई नेगेटिव हो जाएगा। tan फाई नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, फाई का वैल्यू नेगेटिव। फाई का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। तो कैपेसिटिव सर्किट में करंट क्या करता है, लीड करता है। तो करंट लीड्स द ईएमएफ बाय फेज डिफरेंस कितना, फाई। इसका मतलब यहां पर कैपेसिटेंस, या आप कह सकते हो जो कैपेसिटर है वो ज्यादा वैल्यू देगा, तो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। एक्सी लार्जर है इसलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा हो गया। आगे समझ में। तो अब कहोगे सर इसका क्वेश्चन कैसा आता है, तो कहेगा फॉर इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ऑप्शन दे देगा एक्सएल लार्जर देन एक्सी, एक्सएल लेस देन एक्सी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, नन ऑफ दीज, एक्सएल लार्जर देन एक्सी। फॉर प्योरली या प्योर फॉर कैपेसिटिव डोमिनेटेड सर्किट, एक्सी लार्जर देन एक्सएल। थर्ड आ जाए, यदि एक्सी और एक्सएल इक्वल हो जाए, इसका मतलब फाई का वैल्यू जीरो। फाई का वैल्यू जीरो कब होगा, जब प्योरली रेसिस्टिव हो जाए। फेज डिफरेंस नहीं बना रहा है तो प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। इसलिए करंट और ईएमएफ दोनों सेम फेज में। तो इंपेडेंस डिपेंड करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट, सब में इंपेडेंस डिपेंडेंट है लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो एलसीआर क्या बन जाएगा, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। क्लियर हो गया। अब आ जाए रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब क्या है, अभी जैसे हम लोग आई लिखते हैं, आई लिखते टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस। ये क्या है,
इम्पिडेंस बताया था, इम्पिडेंस का वैल्यू बताया था। इम्पिडेंस क्या था? इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसी का नाम इम्पिडेंस बताया था। अब यहां पर यदि हम आई के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना चाहें तो ये डिनोमिनेटर का क्वांटिटी मिनिमाइज होना चाहिए। आई के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना हो तो ये पूरे क्वांटिटी में ये वैल्यू मिनिमम होगा, तभी तो आई मैक्सिमम होगा। डिनोमिनेटर कम होने से ही तो करंट का वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो हम एक ऐसा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसमें ये हमारा एक्सेल, हम लोग इसको क्या लिखे थे, ये इनफैक्ट गलत लिखा हुआ, ये होना चाहिए I इज इक्वल टू ई बाई, इसको ठीक कर लोगे, अंडर रूट वी आर नहीं होगा बल्कि आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस है ना, पोटेंशियल नहीं है, ठीक है ना, ये गलत है, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां पर कहता है कि जब ये एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए, एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाए, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी हो जाए, तो tan phi 0, इसका मतलब ये पूरा क्वांटिटी मिनिमम हो गया, तो करंट बिकम्स मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम लोग ओमेगा आर एल मान लेते हैं 1 ओमेगा आर सी, देन ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एल सी, ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 रूट एल सी, और ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई न्यू आर 1 रूट एल सी, देन न्यू आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और इसी सर्किट को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस सर्किट। एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी I attains a maximum value. This frequency is known as resonant frequency. और एक ऐसा सर्किट जिसमें करंट मैक्सिमम हो, उसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग बिल्कुल लिखा हुआ है, कहीं आपको नोट करने की जरूरत नहीं, बस जो है यही देखो लिखा है, जेड मिनिमम आर, आई मैक्सिमम क्या हो गया, ई बाई आर। तो दैट इज द इंपेडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट एंड द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसका वैल्यू क्या आ गया, एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1 ओमेगा आर सी, दैट इज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 रूट एल सी, और ओमेगा आर को क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू आर इज इक्वल टू दिस, तो न्यू आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। रिपीट कर रहे हैं, फिर से एक एक पॉइंट को क्लियर करो। हम लोगों ने एलसीआर सीरीज सर्किट में पढ़ा I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, और इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस का नाम हम लोगों ने इंपेडेंस दिया था। अब इस इंपेडेंस का वैल्यू डाल दो, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल मीन्स ओमेगा एल माइनस ओमेगा 1 ओमेगा सी। करंट के वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो डिनोमिनेटर का क्वांटिटी मिनिमाइज होना चाहिए। तो मिनिमाइज करने के लिए हम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लेते हैं, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर। इस ओमेगा आर एल डाल दे, और ये क्वांटिटी
जो माइनस में है ये 0 हो जाए। तो ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1/ω/RC, दैट इज ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। अब ओमेगा आर को सब्सिट्यूट कर दो 2π/r, 1/√LC। न्यू आर इज इक्वल टू 1/2π√LC। यही हमने लिखा। इसका मतलब यहां अब रिजल्ट क्या आ गया, जल्दी बता दो। I इज इक्वल टू नीचे का क्वांटिटी क्या बन गया, ओनली R। इसका मतलब इंपेडेंस क्या बन गया, R के इक्वल। इस कंडीशन में करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और यही लिखा है कि इंपेडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट इज मिनिमम एंड द करंट इज मैक्सिमम। और ये कंडीशन क्या कहलाता है, रेजोनेंट कंडीशन। और फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ऐसे सर्किट को क्या कहते हैं, रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। आगे समझ में। अब आपसे यहां पर कितने क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्या गया 1/2π√LC। एट रेजोनेंस द वैल्यू ऑफ इंपेडेंस, ऑप्शन दे देगा। इंपेडेंस का वैल्यू क्या होगा, कौन सा आंसर आएगा। इंपेडेंस का वैल्यू क्या बन रहा है, R बन रहा है। ये सब गलती करके नहीं आनी, समझ में आ गया, ठीक है ना। ये देखो जेड मिनिमम इज इक्वल टू R एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एट रेजोनेंस कंडीशन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट E/R। बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली आपको पता होना चाहिए। ये आपको बार बार हम कह रहे हैं ये गलत लिखा हुआ है। आगे समझ में क्लियर, सब कुछ लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाएं। तो ये इतना ही था हमारे से। इसमें क्वालिटी फैक्टर को हम ऐड कर रहे हैं। क्वालिटी फैक्टर है नहीं आपके, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, बिहार बोर्ड में है। अब आ जाए नेक्स्ट है क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर। ये कहता है कि करेंट एम्पलीट्यूड I0 और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, देखना ग्राफ के लिए हम इस चीज को पढ़ा रहे हैं। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए ऐसा वैल्यू आता है, गौर से देखना। फिर दूसरे के लिए ऐसा वैल्यू आता है, तीसरे के लिए ऐसा वैल्यू आ रहा है। तीनों में देखो पिक वैल्यू कहां पर है, R1 पे है पिक वैल्यू, ठीक। इसका मतलब पिक वैल्यू तभी एक्वायर करता है जब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होता है। तो R1 जितना कम होगा उतना पिक वैल्यू एक्वायर करेगा। अभी बताया कि करंट एम्पलीट्यूड कब बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक। ये I0 मैक्सिमम हो गया एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका नाम ओमेगा R का। अब ओमेगा R के LHS में और ओमेगा R के RHS में दो फ्रीक्वेंसी बैंड हमको लेना है, जहां पे करंट एम्पलीट्यूड बिकम्स √2, 1/√2 कह सकते हैं। ये आ गया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2। इस ओमेगा 1 का वैल्यू हो ओमेगा R माइनस डेल्टा ओमेगा, और इसका वैल्यू है ओमेगा R प्लस डेल्टा ओमेगा। अब ध्यान देना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1, ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा। ठीक,
तो डेल्टा ओमेगा बन गया ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखो ध्यान से, ठीक। अब यहां पर ओमेगा आर का वैल्यू कहां से कहां है? तो क्या यहां पर जो पहला ओमेगा 1 लिखा है वो ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा आ रहा है? क्या ओमेगा 1 का वैल्यू ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा आ रहा है? आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओमेगा 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। अब इसका वैल्यू आप डाल करके देखो, दोनों का डिफरेंस, मतलब ओमेगा 2 में ओमेगा 1 को सब्ट्रैक्ट करो तो ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर कट जाएगा तो इट इज क्या आ जाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। ये बाय मिस्टेक लिखा गया। इसका मतलब क्या बन गया? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू क्या आ गया? 2 डेल्टा ओमेगा। और ये जो हम लोग ओमेगा 1 लिखते हैं यहां से यहां तक का वैल्यू, इसको लोअर साइड बैंड कहते हैं, और ओमेगा 2 को लिखते हैं अपर साइड बैंड। और दोनों के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं बैंड विड्थ। और बैंड विड्थ कितना आ रहा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू 2 डेल्टा ओमेगा। अब कहोगे कि सर इसका यूज क्या है? अभी आपको बता रहे हैं, एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग एफएम रेडियो सुनते हैं। मान लो हम सुन रहे हैं और हम जैसे चैनल को 95 मेगा हर्ट्ज पे लाते हैं, 95 मेगा हर्ट्ज पे लाते हैं तो लाउड सुनाई देता है। और 95 से लेसर हो 94 के प्रॉक्स तो सुनाई तो देता लेकिन सराउंडिंग में नॉइज रहता है। दैट इज लोअर साइड बैंड। और 95 से थोड़ा गए आगे तो भी सुनाई देता है, फिर भी नॉइज रहता है, और वो क्या बन गया? अपर साइड बैंड। इसका मतलब दोनों 94 और 95 से ऊपर मान लो 96, ये रेंज बन गया। दैट इज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। और इसी के बीच में सुनाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं बैंड विड्थ। इसलिए हर चैनल का बैंड विड्थ होता है। जैसे आप टीवी में देखते हो सोनी टीवी, उसका अपना बैंड विड्थ है। जी न्यूज देखते हो, उसका अपना बैंड विड्थ है। लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड, दोनों के डिफरेंस को बैंड विड्थ कहते हैं, जिसका वैल्यू क्या आता है? 2 डेल्टा ओमेगा आता है। और कहां पर फ्रीक्वेंसी, कहां पर लाउडनेस है? रेजोनेंस कंडीशन पे लाउडनेस। इसलिए हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। समझ में आया? और इसका मतलब जहां पे लाउडनेस है वहां पे शार्पनेस है। तो शार्पनेस कहां पर है? देखो ग्राफ में आई नॉट पर। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू जहां कम होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जहां पर कम होगा वहां मोर शार्पर होगा। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर क्या बताता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को बताता है। जब रेजोनेंस कंडीशन आता है तो वहां शार्पनेस को बताता है। क्लियर हो गया? ये चीज नोट कर लो ग्राफ के साथ, जल्दी क्विक।
हो गया? ये सब नोट्स में आप लोग मेंशन कर देते हो ना, नोट्स जब बनाते हो तो। हो गया? चलो अब देखो यहां पर एक एक चीज हम लोग क्लियर कर लें। ठीक है, अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या रहेगा? एक तो ग्राफ का रहेगा, ये 3 ग्राफ दे देगा, कहेगा R1 R2 R3 का वैल्यू क्या है। तो एक ऑप्शन रहेगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, एक है R1 लेस देन R2 लेस देन R3। तो जिसका शार्पनेस होगा उसका रेजिस्टेंस कम, ये याद रखना है। अब इसका रीजन भी क्या, मैथमेटिकल रीजन आ जाओ। बैंडविड्थ है गेट टू डेल्टा ओमेगा, क्या बताए? रेशियो ऑफ, यहां पर आएगा क्वालिटी फैक्टर का मतलब हो गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाई 2 डेल्टा ओमेगा। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान दोगे, ये मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है, तो ये हमारा ओमेगा आर हो गया। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन में 2 डेल्टा ओमेगा का वैल्यू आर के इक्वल आता है, आर के इक्वल आता है। अब यहां पर ये सॉरी आर बाई एल, तो ये ओमेगा आर एल बाई आर। अब नुमरेटर में करंट से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ओमेगा एल क्या होता है? एक्सेल होता है, तो हम इसको एक्सेल मान लेते हैं एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। यहां भी करंट से मल्टीप्लाई। अब देखो Q का वैल्यू कब ज्यादा होगा? जब R का वैल्यू कम हो। तो क्वालिटी फैक्टर को इंप्रूव करना है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होना चाहिए, मैथमेटिकली भी आ गया। अब इसको हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या देगा? VL, ये क्या देगा? VR। इसका मतलब क्या हो गया? ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R। इसका मतलब क्वालिटी फैक्टर को हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर। आया समझ में? ये भी नोट कर लीजिए। हो गया? इरेज करें। अब देखो, डिफाइंड एज द रेशियो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईदर द इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर। आ गया? क्लियर? इस फॉर्म में लिखते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, चल अब आ जाओ पावर इन एसी सर्किट। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, और ये डेरिवेशन यदि आता है तो मिनिमम 3 मार्क्स का। कि हम इंस्टेंटेनियस सीएमएफ को लेते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट हम लोग लेते हैं आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब हमारे साथ आप कैलकुलेट करोगे तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क होता है पोटेंशियल इनटू स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं ई।
और ई को लिख देंगे यहां पर ई, और डी क्यू को लिख देंगे आई डी टी। ई को लिख देंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को लिख देंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और यहां पर हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे, साइन ओमेगा टी साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, ध्यान दोगे, प्लस कॉस ए साइन बी होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव, और फिर प्लस वाला पार्ट ई नॉट आई नॉट, या इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी प्लस, बताओ क्या आ गया, कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी होगा। अब नेट अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, तो इंटीग्रेट करेंगे फॉर अ साइकिल, एक साइकिल के लिए, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। ठीक है यहां तक? क्या हाँ, ब्रैकेट के बाहर साइन ओमेगा टी छूट गया ना, तो थोड़ा सा इसको जगह ऐसे ले ले इरेज करके, हाँ, तो ये ई नॉट आई नॉट और ये साइन ओमेगा टी ऐसे लिख दे, 0 से टी। ठीक है, अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है, तो अमाउंट ऑफ वर्क ई नॉट आई नॉट को बाहर रखा, 0 से टी, साइन मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, तो ये आ गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव डी टी। दूसरे वाले में 0 से टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव डी टी। बोलो ठीक है यहां तक? अब ये पूरे क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के लिए स्क्वायर वाले पार्ट को हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख दे, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख दे। इसका मतलब 2 से हम डिवाइड कर दे और 2 से मल्टीप्लाई, या यहां पर एक टर्म और कर दे ऐसा, यहां पर कांस्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट कॉस फाइव, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस वाले में कोफिशिएंट क्या आ गया, साइन फाइव, 0 से टी, तो ये क्या बन गया, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज। अब हो गया ये ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव, 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 2 ओमेगा टी डी टी बना। चलो इसमें भी कोफिशिएंट को बाहर किया है, तो साइन फाइव 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये साइन 2 ओमेगा टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज।
ई नॉट आई नॉट बाई 2। इसको 1 × dt लिख सकते हो, तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, तो स्मॉल t। cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा। चलो नेक्स्ट वाले टर्म में आ जाओ, sin फाई, sin 2 ओमेगा t का माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज, ई नॉट आई नॉट बाई 2 cos फाई, इसमें डालो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डाल दिया 1/2 ओमेगा, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस साइन 0, ये वाला पार्ट हो गया, माइनस अब साइन 5/2 ओमेगा, इसमें सॉरी इसमें वैल्यू डालो cos 2 ओमेगा टी, 2 इंटू ओमेगा 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस cos 0, ब्रैकेट क्लोज। अब गौर से देखो, ये टी टी कट गया, साइन 4 पाई का वैल्यू 0, साइन 0 0, ये पूरा पार्ट 0 हो गया। यहां टी टी कटा, cos 4 पाई का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये भी पार्ट 0 हो गया, तो सिर्फ इतना पार्ट रह गया, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई और टी रह गया, इतना अमाउंट ऑफ वर्क आ गया, और इससे हम लोग पावर निकाल लेंगे। चलो जल्दी से नोट करो। हो गया, नोट कर लिया।
यही एक डेरिवेशन ऐसा है जो लेंदी है, इसके पहले कोई डेरिवेशन लेंदी नहीं, सिर्फ यही एक डेरिवेशन है। हो गया? राइट साइड इधर लेफ्ट वाला सारा पार्ट हो गया। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने डेराइव किया है उसको यूज कर रहे हैं। तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क निकला E नॉट I नॉट बाई 2 cos phi इंटू टी। पावर होता वर्क डन बाई टाइम पीरियड। तो ये पूरी क्वांटिटी टाइम पीरियड से डिवाइड, तो टी से डिवाइड करेंगे तो ये टी और टी कैंसिल, इसलिए पावर आ गया ई नॉट I नॉट बाई 2 cos phi। अब गौर से देखना, इसको हम लोग ई नॉट बाई रूट 2 लिख सकते हैं, इसको I नॉट बाई रूट 2 cos phi। इट इज नोन एज ERMS, इट इज IRMS cos phi। इसलिए जब भी पावर हम लोग लिखेंगे इसी फॉर्म में, ERMS IRMS cos phi। और यहां पे cos phi ये याद रखना है R बाई जेड होता है, और इसको हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। और इससे आप सारे सर्किट का वैल्यू निकाल सकते हो। ये फाई है, ये आर है, ये जेड है। ऑब्वियसली ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इट इज ओमेगा एल और इट इज 1 बाई ओमेगा सी। हो गया? चलो इधर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, राइट साइड वाला। अब देखो यहां पर ये तो पावर फैक्टर बता दिया। अब कोई सर्किट में रेसिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, तो कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट।
जैसे मान लो कि आपके पास सिर्फ रेजिस्टेंस है, सर्किट में आर ओनली, तो फाई का वैल्यू क्या होता? 0। अभी पढ़ा है। तो फाई 0 डालो, कॉस फाई 0, कॉस 0 का मतलब 1, तो पावर क्या बन गया? ई आर एम एस आई आर एम एस ओनली। दूसरा, यदि प्योरली इंडक्टिव हो जाए, ओनली इंडक्टिव, इंडक्टर कितना फेज डिफरेंस क्रिएट करता है? 90 डिग्री। तो फाई कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0, पावर कितना आ गया? 0। चलो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, सी ओनली, बोलो फाई कितना? 90, पावर कितना आ गया? 0। अब क्वेश्चन दे देगा फॉर ए प्योरली इंडक्टिव सर्किट शो दैट पावर इज 0। ये फॉर्मूला यूज करोगे, cos फाई डाल दोगे 90, 0। फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर इज 0, cos फाई का वैल्यू डाल दोगे, पावर 0। आ गया समझ में? इसको भी नोट कर लो। ये पूरा पावर का पार्ट खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटलेस करंट, एलसी ऑसिलेशन, ये सब